तो यहां तक आप लोगों ने समझा। देखो इलेक्ट्रॉन ये है और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर ना, वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रॉन ये है और इलेक्ट्रॉन ये। अब इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन के पास लाने की कोशिश करोगे, फिर क्या होगा, आपको इसको इसके पास लाना है। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड। तो क्या करोगे आप लोग, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो ये दोनों आपस में आएंगे नहीं पास में। क्यों? बिकॉज बोथ कैरी नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या कर रहे हो, इसको दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हो। इसको इधर ले जा रहे हो, इसको इधर ला रहे हो। और हो क्या रहा है एक्चुअल में, हो ये रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा। आप तो दोनों को पास लाने की कोशिश कर रहे हो और ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है, दोनों इधर उधर जा रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग इसमें, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा इससे, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। आपको एनर्जी यहां से देनी पड़ेगी, जबरदस्ती से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप जबरदस्ती लाओगे तो क्या होगा, यू यूज हीट और एनर्जी टू ब्रिंग द क्लोजर इलेक्ट्रॉन विच इज अदर। तो क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या किया, वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी, ठीक है। तो जब हमने एनर्जी को सप्लाई किया इन दोनों को क्लोज लाने के लिए, पास लाने के लिए, तो पास लाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। मीन्स एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ये एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, या एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और किस केस में, जब कब होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कह रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, या फिर एनर्जी क्या होगी, मॉलिक्यूल की इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि इस केस में ऐसा होगा। क्लियर है? तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्सन इज देयर, बाय मिस्टेक से लिख दिया, force of repulsion is there, force of repulsion is there, then energy is required। हाँ वेरी गुड, ये ध्यान रखना, कई बार मिस्टेक हो जाता है लिखने में। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी क्या होगा, कहीं पे भी आ गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आप समझ जाओ कि अब हमें वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। अब नेक्स्ट वन आता है इसमें, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, force of attraction is there, because there are two type of force of attraction and force of repulsion is there। force of attraction, force of attraction means suppose करो न्यूक्लियस इज देयर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, फिर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव, यानी अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, जब अट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब क्या करेगा, प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दे लूज देयर एनर्जी। जब भी क्या होगा कि प्लस चार्ज माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, दिस इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो क्या होगा, यू लूज योर एनर्जी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब न्यूक्लियस प्लस चार्ज क्या कर रहा है, दे डू वर्क, ठीक है। अब ये वर्क कर रहा है, प्लस क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या क्या हुआ, जो प्लस है इसने कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करी है अपनी, आया समझ में। और जब यूज करी, अगर आप कोई काम करोगे, मैं यहाँ से इसे खींच रहा हूँ, तो मुझे कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अपनी लूज करनी पड़ेगी, मुझे अपनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा या माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, दे लूज देयर एनर्जी। तो यहां इस केस में ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा टू अट्रैक्ट द अपोजिट चार्ज। दैट इज व्हाई द एनर्जी इज डिक्रीज्ड। इस केस में उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है, बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट बाय द न्यूक्लियस या एटम, वो एनर्जी को लॉस करेगा अपनी, ये एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी इज लॉस्ट बाय द न्यूक्लियस या एटम। तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगी, क्यों निकलेगी? क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे ये न्यूक्लियस खुद वर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करेगा, और वर्क करने की वजह से क्या हुआ कि उसने कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या किया? लॉस किया, निकाला, डिक्रीज। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा मींस एनर्जी इज डिक्रीज्ड, तभी तो स्टेबल होगा। जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा क्या होगा? उतना ये कंबाइंड हो जाएंगे आपस में और वो स्टेबल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा उतना स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? एनी डाउट? ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, यहां से पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी आएगा तो कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है। तो जहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पे एनर्जी डिक्रीज होगी ऑलवेज, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पे एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, तभी मैंने कहा दिस इज द बेसिक चैप्टर। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे, देन वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन अदर चैप्टर्स, तो क्या होंगे? उन पे टाइम कम लगेगा, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई चैप्टर को क्या है, कई चैप्टर्स इनसे रिलेटेड है। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी चैप्टर्स कोरिलेट विद दी चैप्टर, इसीलिए इसमें टाइम लगाओ, इसको पूरा शुरू से करो। मुझे नोट्स भेजो आप, जितना आपने लिखा हुआ है, आपने कितना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा क्लियर है, और उसके बेस पे क्वेश्चंस आंसर करो। मैं पर डे आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे उसने क्या किया, देखो एक एग्जाम्पल करके बताया हुआ है कि एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए अब उसने क्या किया, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लिया उसने हाइड्रोजन का। वी नो दैट हाइड्रोजन मीन्स एटॉमिक नंबर 1, यानी कि इसके पास एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीब आदमी है, कोई बात नहीं, तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीब है, एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही होंगे सबके पास, इससे कम नहीं होते हैं। तो उसने कहा ये प्रोटॉन मैंने बना दिया और इसके बाहर बना दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हो गया एक हाइड्रोजन। अब दूसरा हाइड्रोजन भी उठा के ले आए हम वहां से, ने कहा एक और चाहिए, तो एक प्रोटॉन हो गया और इसके बाहर फिर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा। अब क्योंकि इसकी भी एनर्जी ज्यादा थी, इसकी भी एनर्जी ज्यादा थी, अब ये दोनों ने आपस में क्या किया, कंबाइन कर। अब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो कि पहले हम देखेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने हो रहे। देखो एक एटम कभी भी ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये मैंने आपको लॉजिक बताया था रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, और ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपोजिट चार्ज में होगा। अब देखो इसको मैंने कहा 1 और इसको मैंने कह दिया 2, इसको कह दिया मैंने 1, इसको मैंने कह दिया 2। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके और इसमें से किस किस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बता सकते हो? देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस ऑपरेटेड ऑन हियर, फर्स्ट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकंड इज फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो टेल मी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ वेरी गुड सार्थ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अंश गांधी थोड़ा सा पहला मिसिंग कर दिया आपने, अदिति राइट है, मनाली वेरी गुड। और इसके अलावा थोड़ा दिमाग लगाओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे हो सकता है, ऑन वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑपरेटेड। अनुजा थोड़ा सा सही है आपका, लेकिन थोड़ा मिस कर गई, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? रुजुल सही है, मनाली यू आर राइट, और आदित्य मयेकर, हाँ वेरी गुड आदित्य मयेकर। तो जितना देखो यूज ऑफ माइंड इज देयर, जितना दिमाग का यूज करोगे कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे, देन यू हैव टू गिव द आंसर। हाँ फिर अब देखो कहाँ पे मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे, तो कौन सा होगा पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 1 और 2, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, किस किसके बीच में होगा? देखो पहला होगा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, यानी प्लस, और ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज। तो माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, मींस 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन। ये जो सेकंड वाला प्रोटॉन है और फर्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया इस इलेक्ट्रॉन और इस प्लस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड कौन सा होगा? सेकंड वन इज, सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? देखो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, यानी इसका प्रोटॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुआ है दोनों पॉइंट? एनी वन हैव एनी डाउट? इज इट क्लियर? वेरी गुड साहब। और कोई है जिसको डाउट है इसमें? क्लियर? अदिति, अंश, गांधी। प्लस और माइनस के बीच में हर हमेशा क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें हम एक वाले को नहीं देखते, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस होता है मींस प्रोटॉन। सेम एटम का आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जो रदरफोर्ड मॉडल में हमने डिस्कस किया था। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि रदरफोर्ड कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? देखो ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था आपको, फिर हम दोबारा आ गए। ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्स। एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स कौन सा होता है जो बाहर की तरफ लग रहा होता है? दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करते हैं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपनी जगह पे घूमता रहता है, इसीलिए हम उससे अवॉइड करते हैं। सेम एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे हर हमेशा, क्योंकि वो हमने पहले ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक है? और ये एक ही एटम में कभी भी आप लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वी कांट कैलकुलेट। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? या इसको फिर से समझाऊं, एक ही एटम में हम क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? एनीवन रिप्लाई यस या नो? हाँ वेरी गुड। सार्थ, अनुजा, अंश, पृथ्वीराज, ईशा, वेरी गुड। तो देखो अब हम देखेंगे कि फोर्स ऑफ रिपल्सन, अब हम इसमें देखते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना लग रहा है। अब हम इसमें देखेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन, और ध्यान रखना फिर इसमें देखो फोर्स ऑफ रिपल्सन कहाँ कहाँ लग रहा है। ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इसे मैंने 1 का, इसे भी 1 का। सेकंड देखो ये फिर प्लस है, इसको 2 कह दिया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसे भी मैंने 2 कह दिया। अब बताओ फोर्स ऑफ रिपल्सन कहाँ लगेगा इसमें? अगर लगेगा तो किस पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन? हाँ वेरी गुड साहब, इसका मतलब आपको अच्छा आ गया समझ में। अदिति मिसिंग हो गई। हाँ अदिति सही है, सॉरी अदिति यू आर राइट। और पृथ्वीराज पूरा लिख के देना है। पार्थ राइट है, इसके अलावा अनुजा, हाँ अनुजा यू आर राइट। मनाली राइट है, रुजुल राइट है, आयुष राइट है, वेरी जिशा रिप्लाई। किसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन हर हमेशा किसके बीच में होता है? लाइक चार्ज के बीच में होता है, लाइक चार्ज, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन फोर्स इज देयर, फोर्स ऑफ रिपल्सन। लाइक चार्ज क्या करेंगे? आपस में रिपल्सन करेंगे। माइनस माइनस आपस में हर हमेशा क्या होगा? रिपेल होगा। और प्लस प्लस के बीच में हर हमेशा क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है? प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, और माइनस माइनस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा ऑलवेज। मींस 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में रिपल्सन होगा पहला। और सेकंड इसमें 1 प्रोटॉन एंड 1
टू प्रोटॉन या न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्लस प्लस रिपेल ईच अदर एंड माइनस माइनस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि प्लस प्लस भी रिपेल करेंगे, माइनस माइनस भी आपस में रिपल्सन हो जाए। तो समझ में आ गया यहाँ पे कि रिपल्सन कहाँ पे लगा और अट्रैक्शन कहाँ पे लगा। अब देखो इसमें होता क्या है कि जब आपको समझ में आ गया, देखो इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन या न्यूक्लियस मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अब उन्होंने देखा ओवरऑल, अगर हम देखेंगे इसे, ओवरऑल में क्या हुआ, ओवरऑल मीन्स ओवरऑल में क्या हुआ, देयर इज टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओवरऑल अगर हमने देखा तो हमने क्या देखा ओवरऑल में कि देयर इज टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हमने ये देखा इसमें कि टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। दो जगह पे रिपल्सन हो रहा है और दो जगह पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। दो रिपल्सन देखे हमने टोटल और दो हमने क्या देखे, अट्रैक्शन। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली we observe that force of attraction is greater than force of repulsion। जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है उसके कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसी की वजह से H2 क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अगर H2 बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी या मस्ट बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो दैट इज व्हाई H2 एग्जिस्ट। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन सपोज करो ज्यादा होता तो H2 एग्जिस्ट नहीं करता। और इसको इसने ग्राफ के थ्रू भी बनाया हुआ, देखो मैंने आपको दोनों ये डायग्राम जो आपने देखे थे इसमें से वो दोनों डायग्राम आपको इसमें दिखा दिए। ठीक है, और अब इसमें जो लास्ट का देखो इसमें क्या है, ग्राफ बना हुआ है, वो ग्राफ भी आपको समझा देता हूँ। ये समझ में आ गया आपको, एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ रिपल्सन, दैट इज व्हाई हाइड्रोजन एग्जिस्ट। क्लियर है, एनी डाउट? Is it clear or not? कुछ तो रिप्लाई करो, यस नो, वाई और एन, यस नो, वेरी गुड वेरी गुड। एनीवन डाउट वाला कोई है? नो, वेरी गुड। अब देखो, अगर इसको उसने कहा कि आप ग्राफ के थ्रू हम बताएंगे, ग्राफ के थ्रू हम कैसे बताएंगे, वो कह रहा है कि हम इसे ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो इसके लास्ट में 91 पेज में देखो लास्ट में ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, वो कह रहा है ग्राफ ये है इस तरीके से, दिस इज एनर्जी, या जिसे हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी, और सेकंड यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या होता है देखो, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे उसने एक लाइन खींच दी 0 1। ठीक, अब वो कह रहा है कि सपोज करो कि पहले एटम्स क्या थे, दूर दूर थे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा था, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत दूर हो गया। ठीक है, इसे मैं भी पॉइंट में लिखता हूं, पहले ये समझ लो आप लोग। पहला उसने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा कि एटम्स क्या है, एक दूसरे के दूर दूर है, एटम्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, एटम्स है जो फार। अब आपने क्या किया, जैसे दूर से अब आप इसे क्लोज लाते जाओ, तो दूर का पॉइंट सपोज करो डिस्टेंस ये है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, बहुत दूर रखा। अब आप धीरे 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 करके पास लाओ, तो जैसे आप इसे पहले क्लोज लाओ, जैसे आप इसको क्लोज लाओगे तो क्लोज में एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी आप इसे पास लाओगे पहले, क्योंकि जब आप दूर थे, दूर से अगर आप इसे पास में लाओगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले कौन सा फोर्स ऑपरेट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम 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 होती चली जाएगी।
एनर्जी कम हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे इसकी मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। जहां पे ये मिनिमम एनर्जी होगी यहाँ पे ये एटम क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। जहां पे इसकी एनर्जी कम हो गई वहां पे ये एटम एग्जिस्ट करेगा। अब धीरे धीरे करके आप पास लाते गए, इस पॉइंट में क्या हुआ, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर गए इस तरीके से। अब क्या हुआ, जब आप बिल्कुल पास ले आए तो अब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस पास पास हो गए। एक रेंज तक तो ये सफर कर रहे हैं, लेकिन जैसे एक रेंज से आप ज्यादा लाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन स्टार्ट होगा, एनर्जी क्या होगी उसकी, इंक्रीज होने लगेगी। एक लिमिट के बाद देखो, जो डिस्टेंस है आपने कम किया और क्लोज ला रहे हो आप, यहाँ पे बहुत ज्यादा आप क्लोज ले आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और यहाँ पे क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एनर्जी कम 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 होती चली जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पे क्या होगा, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी। तो जहां पे मिनिमम एनर्जी होगा उसका मतलब वहां पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। जितनी एनर्जी कम कर दोगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब मिनिमम एनर्जी हो गई मीन्स स्टेबिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम स्टेबिलिटी से मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस पॉइंट पे ही कोई भी एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो इसी पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा। यानी उसका जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का वो यहाँ पे माना जाएगा। अगर आप और पास ला रहे हो उसे, और पास लाओगे तो क्या होगा, अब यहाँ से फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़नी स्टार्ट होगी। एनर्जी का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑपरेट होगी। पास पास लाओगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर न्यूक्लियस रिपेल करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो धीरे 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 करके क्या हो रहा है, एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। और यहाँ पे इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये ग्राफ आपको ये चीज बता रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो कह रहा है कि ये आपका क्या है, और ये जो आपकी एनर्जी, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, यानी इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। तो ये जो आपको गैप दिखा यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, यानी इस बॉन्ड को बनाने के लिए इतनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई। तो जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई ये दोनों के बीच में बॉन्ड को बनाने के लिए या इन दोनों एटम्स को कंबाइन करने के लिए, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। जितनी एनर्जी ध्यान रखना उसे बनाने के लिए चाहिए होती, उतनी ही एनर्जी उसे तोड़ने के लिए चाहिए होती। अगर इसने देखो, इसने लिखा है 435.8, अगर इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है 435.8 है किलो किलो जूल पर मोल, तो अगर इसको बॉन्ड बनाने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो अगर मुझे इसे तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी उसे तोड़ने के लिए। दोनों सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मुझे हाइड्रोजन को बनाना है तो उसके लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अगर हाइड्रोजन को तोड़ना है तो इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। The energy released when 1 mole of bond is formed from its constituent particle. This is called bond energy. ठीक है, तो जितना क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी अगर आप कंपाउंड को या बॉन्ड को बना रहे हो, और अगर आप तोड़ोगे तो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डिफरेंस क्या है सिर्फ कि जब आप किसी चीज को बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर आप किसी चीज को तोड़ोगे तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, बट the magnitude is same. क्लियर है यहां तक, एनी डाउट? ओके, इसमें ध्यान रखना कि सपोज मैंने क्या किया, हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, अब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया और कंबाइन करके मैंने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया। तो इन दोनों को कंबाइन करके हाइड्रोजन बनाया है। तो देखो एटम से, अगर मैं एटम से क्या बना रहा हूँ, मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। इन जनरल केस में ध्यान रखना, हर एक केस में नहीं होता,
बट अगर एटम से मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्म कर रहा हूँ मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अभी मैंने कहा था एनर्जी रिलीज होगी तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। एटम्स की एनर्जी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल से, तो ये अपनी एनर्जी को निकालेगा, और निकालेगा मीन्स एनर्जी रिलीज हो। तो इसकी जो एनर्जी रिलीज हुई ये हुई 435.8 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो इसे हम माइनस साइन से भी दिखा सकते हैं, माइनस, यानी इतनी एनर्जी इसकी क्या हुई, रिलीज हुई। डेल एच एंथैल्पी, या इतनी एनर्जी इससे निकली, या यहाँ पे आप प्लस भी लिख सकते हो, प्लस 435.8 किलो जूल पर मिनट। अब देखो इसका अपोजिट कर, अपोजिट क्या किया मैंने, अगर मुझे सपोज करो ये देखो एटम से मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूं तो उसके लिए एनर्जी रिलीज हो रही है। अब मैंने इसका अपोजिट कर दिया। अपोजिट कैसे किया, देखो मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ले लिया। अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लिया और इसे मुझे तोड़ना है एटम से, तो अब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो सेम होगी 435.8 किलो जूल पर मिनट। उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसे तोड़ने के लिए, और फिर दोबारा आपको क्या होंगे, ये दोनों अलग अलग मिल जाए। समझ में आ रहा है कि जितनी एनर्जी उसको बनाने के लिए चाहिए आपको, उतनी ही एनर्जी से ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी सेम बट द साइन इज डिफरेंट। क्लियर है? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। देखो ये हाइड्रोजन था, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को आप एटम्स में तोड़ोगे तो वी रिक्वायर्ड एनर्जी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, energy is required to break down the molecule. Or if we form the molecule from the constituent atoms, means energy is released because the energy of atom is more than the energy of molecule. That is why atoms release energy and form molecule. Then stable molecule is formed. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये देखो ये हर जगह पे काम आएंगे, आगे आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मीन्स क्या होता है, आगे हम इसकी डिफाइन भी लिखवाते हैं, अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है इसका। ठीक है, हाँ 9 मिनट्स आर देयर, तो मैं 5-6 मिनट ही लूंगा, उसके बाद मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मींस क्या होता है, अब इसमें देखो इसकी डिफाइन क्या है कि अगर एनर्जी रिलीज हो रही तो रिलीज होगी, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, मॉलिक्यूल बना रहे हो एक मोल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। फिक्स है, देखो हमने क्या किया, 1 मोल बॉन्ड को फॉर्म करना है, किससे, उसके एटम से, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी थोड़ा सा एवरेज में आ जाता है ना, बहुत सारे बॉन्ड हो जाते हैं। तो इसकी डिफाइन भी मैं आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको क्या होगा और ज्यादा क्लियर हो जाए। आगे हम इसकी डिफाइन लिखाते हैं, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मींस क्या हो गया, द एनर्जी रिलीज, जब भी आप डिसोसिएट करोगे, या एंथैल्पी चेंज कह दो, एनर्जी कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, पर इन जनरल केस में एनर्जी रिलीज होती है, द एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी रिलीज होगी कब, जब 1 मोल ऑफ बॉन्ड, इसका फिक्स कर दिया, जैसे हम परसेंटेज करते हैं, हर एक चीज को हमने फिक्स कर दिया। तो जैसे मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। आप 1 मोल बॉन्ड को अगर कोई 10 मोल बनाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, 20 बनाएगा तो ज्यादा करेगी। तो हमने उसके लिए स्टैंडर्ड माना हुआ है, फिक्स कर दिया हमने, ताकि कोई क्या करे, कम या ज्यादा ना कर सके। तो अगर 1 मोल का मतलब 1 बॉन्ड, जैसे ये 1 बॉन्ड, इसी को हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 1 बॉन्ड बन रहा है तो इसी को हम कहते हैं 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। अगर आप 1 मोल बॉन्ड को बना रहे हो तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और किससे बना रहे हो आप, उसके फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे भी आप बना रहे हो। ठीक है, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, so this energy is called bond dissociation energy.
ठीक है, तो ये पहला पोर्शन हो गया खत्म। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 92। अभी हमने उसका डिस्कशन किया ही था, ठीक है, अभी हमने उसका डिस्कशन किया ही था। तो ये ग्राफ से और ये चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ग्राफ का सीधा सा फंडा है ये ग्राफ, आगे भी हम पढ़ेंगे, वीबीटी में भी आएगा। ग्राफ में जब भी एनर्जी होगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस होगा, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, डिस्टेंस कम करते जाओगे, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। जहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी, इस पॉइंट को हम कहेंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी, इस लेंथ को हम कहेंगे उसका बॉन्ड लेंथ। ये जो लेंथ है ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये डिस्टेंस बता रहा है, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और यहाँ से अगर आप और पास लाओगे और तो क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, और कोई भी कंपाउंड यहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे वो इसी के बेस पे करेंगे। यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस उसकी बॉन्ड लेंथ है, इसके बीच में जो यहाँ से इसके बीच की जो एनर्जी लगी, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये है आपका एनर्जी डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो आगे हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, वीबीटी में भी इसको दिया हुआ। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है, इसमें देखो, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी नोट्स मिलेंगे, आपसे आपको नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी, ये चैप्टर से आपको नोट्स मिलेंगे, पहले भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाले के भी, बट आपको सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके मुझे भेजने, तभी मिलेंगे आपको। आज और कल में आपको जितने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1, 2 एंड 4 वो पूरा सॉल्व करके मुझे भेजना है। अदरवाइज क्या होगा, मैं आपको मैसेज करूंगा इंडिविजुअली या पेरेंट्स को कॉल आएंगे वेडनेसडे से। तो इसीलिए अब देखो, इसमें सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड इज टेंडेंसी टू एक्वायर, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। हर एक एटम चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह बन जाए। नोबल गैस जैसे कहते हैं दिस पर्सन इज नोबल पर्सन, यानी बहुत अच्छा आदमी है, हालांकि कोई परफेक्ट या बहुत ज्यादा नोबल नहीं हो पाता है, बट क्या होता है, नियरेस्ट होता है उसका। तो कोई भी जो एटम्स है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के सामने वाला कौन सा है, हीलियम है। तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि मैं भी हीलियम की तरह क्या बन जाऊं, स्टेबल बन जाऊं। तो हर एक एटम्स की ख्वाहिश होती है, दे डिजायर दैट टू गेट द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन भी चाहेगा कि मैं इधर उधर घूमता रहूं, तो क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी, हाँ वेरी गुड अंश, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है और ज्यादा है, तो ये घूमता रहेगा, फिर कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है, कभी इस साली कभी उस साली। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ ग्रेटर एनर्जी, अब ये चाहता कि वो स्टेबल बन जाए। तो स्टेबल बनने के लिए किसी से कंबाइंड होगा, दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइंड हो गया, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, दोनों ने आपस में क्या कर दी, शेयरिंग कर दी। तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो, यानी ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल। तो जो हर एक एटम होता है उसकी क्या एक टेंडेंसी होती है कि वो भी नोबल गैस की तरह हो जाए, और इसी वजह से वो आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं। जो एटम्स कंबाइन करेंगे उसका मेन रीजन क्या है, कि वो चाहते हैं कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो जाए। ठीक है, अगर मैंने कहा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है 2 and 5 यानी 7 एटॉमिक नंबर। अब 2 and 5 यानी इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और इसके सामने वाला कौन है, नियॉन 2, 8। तो ये चाहता है कि ये भी किसकी तरह हो जाए, नियॉन की तरह। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, किसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। तो कोई भी एटम अगर किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होता है तो उसका मेन रीजन क्या है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाह रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो दे बिकम्स मोर स्टेबल देन द अदर। तो नाइट्रोजन या कोई भी एटम्स क्या चाहेगा कि नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करे, इसके लिए
टू अटेन स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मेन रीजन क्या है, कोई भी स्टेबल कैसे होगा, तो स्टेबल के लिए क्या है, उससे अचीव करना पड़ेगा, कोई भी एटम्स है जो एटम्स को अचीव करना पड़ेगा क्या, उसका नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और जैसी वो नियरेस्ट अचीव करेगा वैसी वो क्या होगा, स्टेबल बन जाएगा। अब देखो सवाल क्या है आपके पास, क्वेश्चन इज दैट कि जैसे नाइट्रोजन है 2 5, अब मैंने इसे 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया, दूसरे में ये था 2 and 5, मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिया, फिर मैंने क्या किया, इसको तीसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया, और फिर क्या हुआ, फिर एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया उससे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, आई हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, वो 1 2 3 या 4 में से नाइट्रोजन किस कंडीशन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ईशा सही है, अनुजा और अदिति सही है, पृथ्वीराज मिसिंग हो गया, सार्थ मिसिंग हो गया, देखो आकाश सही है। देखो कुल मिला के यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 के बाद उसे 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 8 क्या ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसके लिए अभी रूल आया था जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो आज इसमें ध्यान रखना है कि नो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं ये स्टेबल नहीं है इस समय, जो 2 and 5 है इज नॉट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो नियरेस्ट में क्या करेगा 2 8, यानी उसको नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा। नियोन के लिए क्या होता है, नियोन मींस 2 8, यानी ओवरऑल इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में। तो 8 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऐड करेगा या शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी,